विनोद कुमार शुक्ल दुनिया के उन चुनिंदा लेखकों में शामिल हैं जो सोचने को तस्वीर की तरह रखते हैं। यानी उनका खुद का मानना है कि तस्वीरें उनके जहन में पहले आती हैं और शब्द बाद में आते हैं। यानी वो शब्दों के सहारे तस्वीर बनाते हैं। वो एक मुकम्मल तस्वीर कब बनेगी ये शायद विनोद कुमार शुक्ल को भी ठीक से अंदाज़ा नहीं होता जब वो लिखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अगर किसी रेलवे स्टेशन का चित्र बना रहा हूँ, उसके बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं ट्रेन का आना, उसका रुकना, उसका सीटी बजाना, लोगों का भागना दौड़ना, ये सब तस्वीर की तरह अपने जहन में सोच लेता हूँ और फिर मैं वही उतार देता हूँ। दरअसल देखा जाए तो विनोद कुमार शुक्ल इस समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि और उपन्यासकार हैं और उनके जैसी रचनाएं जिनका किसी भी भाषा में आप अनुवाद कर लीजिए वो सार्वभौमिक होंगी, वो कटिंग अक्रॉस कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स, वो कहीं भी चले जाएंगे आप वैसे ही पढ़ेंगे। चिनुआ अचेबे को जिस तरह आप नाइजीरिया में बैठकर वो लिखते थे और अब भारत में पढ़ते हुए आपको लगता है कि आप भारत की कहानी पढ़ रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल के साथ वैसा ही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल बिल्कुल स्टाइलाइज्ड राइटिंग करते हैं, उनकी सारी रचनाएं लगभग एक ही तरह से चलती घूमती हैं, लेकिन ये पूरी बात नहीं है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल अपने व्यक्तित्व में ही कवि हैं, अपने व्यक्तित्व में ही उपन्यासकार हैं। आप उनका उपन्यास पढ़ें या उनसे बात करें, आपको दोनों में बहुत फर्क नहीं दिखाई देगा। चाहे वो अपने घर के बाहर की टूटी हुई जो रेलिंग है उस पर बैठी हुई चिड़िया का नाचना देख रहे हों, जिसके नाचते हुए बिंब को वो देखते हैं कि कैसे आदिवासी आकर उनके घर के सामने नृत्य करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं क्योंकि चिड़िया नाच रही है। मुझे कई बार ये लगता है कि विनोद कुमार शुक्ल का सही आकलन, उनके योगदान का सही आकलन बहुत समय लगेगा उसमें वो कर सकने में। ऐसे आलोचकों की कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल ने इस विषय पर कुछ नहीं लिखा, उस विषय पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसका संस्कृत में एक निकष है कि आप लेखक से ये नहीं पूछ सकते कि वो कहाँ से लिखना शुरू करे और कहाँ ख़त्म करे। विनोद कुमार शुक्ल को भी ये अधिकार है और होना चाहिए था, और ये प्रश्न उनके लिए मुझे लगता है निरर्थक है। उनके बारे में ये बात कही ही नहीं जा सकती है। उनकी कविता जो लगभग जय हिंद से शुरू करके और अंत में उपन्यासों तक आते हुए नौकर की कमीज़ की बात कर लीजिए, या आप दीवार में एक खिड़की रहती थी, या खिलेगा तो देखेंगे, और फिर जो उनका मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान विनोद जी का है वो बाल साहित्य पर है, जिसमें एक वो बच्चों के लिए कहानी लिखते हैं और चूंकि वो उतनी ही सहजता से अपनी बात कहते हैं तो अटपटा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता आप उनकी बाल कथा पढ़ें तो भी कि वो प्रयास कर रहे हों कि वो बच्चों के लिए लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं। उनका एक पात्र है जो उसका दिमाग तभी चलता है जब वो उसके पैर चलते हैं, यानी वो चलते हुए सोचता है। जब इम्तिहान में उसको पर्चा देना होता है तो उसकी समस्या होती है क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पैर नहीं चल रहे, और क्लास में जो इन्विजिलेटर है वो उसको खड़ा नहीं होने देता, उसको चलने नहीं देता, और वो बच्चा इस वजह से असफल हो जाता है। अब कल्पना करिए ऐसे किसी दृश्य की जिसमें ऐसा हो कि आपका चलना आपके सोचने से जुड़ जाए। विनोद जी का चलना, विनोद जी का बोलना, विनोद जी की वो छोटी सी हल्की सी हंसी, और मेरे लिए तो एक बहुत मतलब सुखद सा अनुभव था जब विनोद जी लंदन आए और मेरे साथ ठहरे। और मैं एक छोटा सा किस्सा उसका बता दूं कि विनोद जी को ये बहुत कष्ट होता था ये देखकर कि उस समय मेरी पत्नी और परिवार लंदन में नहीं था, कि भोजन मैं बनाता हूँ, पानी उनको मैं देता हूँ, चाय बनाकर मैं देता हूँ। तो उन्होंने कहा मधुकर जी ये ठीक नहीं है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा रहने दीजिए, आप मत करिए, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, बर्तन धो सकता हूँ। वो गए किचन में
और उस दिन उन्होंने 1 प्लेट और 2 गिलास तोड़े। तो मैंने विनोद जी से कहा कि अब आप रहने दीजिए, आप इतना भी आप योगदान मत करिए, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप मेरे साथ हैं।